हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और देख रहे थे कि एसएससी सीएचएसएल और एसएससी में कैसे कैसे मॉडल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में पूरे एकदम डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सीरीज में इसमें मैंने जो छोड़ा था उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। और आपकी हिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं तो आप लोग उसको प्रॉपरली देखना शुरू कर दें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएं और आरआरबी की जो होने वाली परीक्षा है उसको आसानी से आप क्वालिफाई कर पाएं सीबीटी 1 के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग को कवर करता है? तो देखिए एक चीज और जान लीजिए आप भारत के बारे में। देखिए लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये लगभग विश्व का 2.4% भूभाग हुआ। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो जनसंख्या में लगभग 17% जनसंख्या विश्व की भारत में है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 6 में से एक व्यक्ति भारतीय है विश्व में। कितनी अच्छी बात है कि हर 6 में से एक व्यक्ति भारतीय है। और देखिए मतलब इतने कम भूभाग में अगर आप देखें तो पूरे भारत में तकरीबन 125 करोड़ की आबादी भारत में रह रही है। अगर हम लोग देखें इतने कम भूभाग पे तो कितना स्ट्रेस होगा। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बार बार बातें की जा रही, बार बार चर्चा की जा रही कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए क्योंकि संसाधन हमारे पास बहुत कम है। आप देख ही सकते होंगे अगर पानी की बात हम लोग करें तो देखिए भारत की ही क्या बात करें, अभी यूएन की जो रिपोर्ट आई है, यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से विश्व में 50% लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, ये भी देख सकते हैं। अगर हम पशुओं के बारे में बात करें, दुधारू पशुओं या कैटल के बारे में, तो देखिए कैटल की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में भारत का योगदान लगभग 18% है। ठीक है। अभी जो पिछला सेंसस हुआ था उसमें 16.8 यानी 17 के करीब था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में 18% के करीब है। तो अगर हम लोग देखें तो ये कुछ आंकड़े हैं। तो अगर इससे सवाल बन सकता है हमारा तो आने वाले इन सभी आंकड़ों से सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो कि है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इसमें पूछा गया है विच इज नॉट अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर नहीं है, ये पूछा गया है। गुड कंडक्टर नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एल्यूमिनियम बिल्कुल, इसके कॉपर वायर, इसके वायर के मोटर वगैरह होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर भी होते हैं, तो ये तो है ही है। और उसके बाद अगर सी की बात करें टंगस्टन यानी डब्लू, तो डब्लू बिल्कुल ये बल्ब के फिलामेंट में इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी सुचालक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें निकल, जी हाँ निकल भी सुचालक है। निकल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सुचालक है। तो अगर हम लोग देखें चीनी मिट्टी के बर्तन यानी क्ले पॉट्स,
तो ये चालक नहीं है और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सही जवाब की बात हम लोग करें तो ए विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि बी है, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात करें कि दिल से संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है, तो एन्यूरिज्म की अगर हम लोग बात करें, जी हाँ, एन्यूरिज्म दिल से संबंधित बीमारी है। कार्डियोमायोपैथी की बात अगर करें तो कार्डियो में कार्डियो शब्द ही आ जा रहा है, जो कि लैटिन वर्ड है और कार्डियो का मतलब होता है हृदय संबंधी, तो ये भी है। उसके बाद मायोकार्डियल रप्चर की बात करें तो इसमें एक्चुअली होता क्या, टिश्यूज जो है वो फटीग एंड फेलियर की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम लोग देखें एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डियल रप्चर, ये तीनों आपके हृदय रोग से संबंधित है। अगर डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया देखिए हृदय रोग से संबंधित नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि डिप्थीरिया किस अंग से संबंधित बीमारी है हमारी। चलिए, तो यहां से अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो हमारा सी विकल्प हो जाएगा, विच इज सी। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। सर इसको भी भर दीजिए, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2012 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे। अगर इसको देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक 2012 के ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीते थे। ठीक है, इसका सी पार्ट हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 80 का अगर हम लोग देखें तो 2012 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे, तो सी विकल्प हो जाएगा, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये बहुत अच्छा साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें ये कह रहा, तो आइए देख ही लेते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये लिफ्ट है और ये हमारी लिफ्ट है, ऊपर पंखा लगा हुआ है ऐसे, और यहां पर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका वेट जो है देखिए नीचे की ओर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो फर्ज करते हैं कि ये जो लिफ्ट है पूरी की पूरी ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। तो देखिए इसके मास को यानी इसके द्रव्यमान को m मान लेते हैं। तो अगर व्यक्ति का द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है, तो वेट क्या हो जाता है, अगर भार की बात हम लोग करें तो भार हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो कि अगर त्वरण की बात हम लोग करें एक्सेलरेशन की, तो ये सामान्य केस में एक्सेलरेशन जो है हमारा g के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा भार यानी वेट क्या आ जाता है, द्रव्यमान m इंटू एक्सेलरेशन, ये g बन जाता है, तो ये हो जाता है mg, यानी वेट हमारा आ जाता है mg के बराबर। ठीक है, यही हमारा भार होता है, लेकिन ये सामान्य केस में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट नीचे आ रही तब क्या होता है। तो देखिए यहां पर अगर टोटल एक्सेलरेशन की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा g प्लस लिफ्ट का एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अगर ए एक्सेलरेशन लिफ्ट से नीचे आ रही तो यहां पर ये हो जाएगा, तो वेट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू जी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। और इसमें पूछा क्या है, गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी गतिमान लिफ्ट यानी ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं अगर यही लिफ्ट ऊपर की ओर अब जा रही हो, अगर यही लिफ्ट अब इसको हटाकर ऊपर की ओर जा रही हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा गतिमान लिफ्ट में, देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा g माइनस ए बाई एल, और तो वेट हमारा हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए बाई एल। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सामान्य तौर पर हमारा mg है वो कहीं ना कहीं इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा हो जाएगा g माइनस ए बाई एल, यानी हम देख रहे हैं कि भार घट रहा है, भार घट गया है। किससे, पहले हमारा भार mg था, लेकिन जब लिफ्ट गतिमान हो गई ऊपर की ओर जाने लगी तो हमारा भार कितना बच गया, mg माइनस ए बाई एल। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भार हमारा घट गया, तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जो कि है सी। तो यहां से सी विकल्प है वो बी है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आप हमारी क्लास के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें फिजिक्स की क्लास में भी बता दी जाएंगी।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष में भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, ये पूछा है किस वर्ष में भारत का ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो गया था, ये पूछा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री की क्लासेस आपकी प्रकाश सर ने शुरू कर दी है, जुड़े रहिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से देख पाए। तो देखिए, अगर प्रत्यक्ष की बात हम लोग करें, प्रत्यक्ष नियंत्रण की यानी डायरेक्ट कंट्रोल, तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उस विद्रोह को दबाने के बाद 1858 में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में सामग्री का घोषणा पत्र यानी क्वींस डिक्लेरेशन साइन किया गया। और यहां पर इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अफेयर्स को देखेगी, यानी डायरेक्ट तौर पर एक तरीके से जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसने संभाल ली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, और बी विकल्प है हमारा ए में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इससे पहले जो आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था कि अगर वेट की बात पूछे तो वेट लिफ्ट में घटेगा, लेकिन मास की अगर बात करें तो देखिए मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। और मुझे लगा ये चीज वहां पर स्किप हो गई, तो एक बार और आपको क्लेरिफाई कर दें। तो अगर वहां पर वेट की बात करें तो वेट घटेगा, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है हमेशा। मास कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं, आप धरती पर हैं, आप चंद्रमा पर हैं, आप कहां पर हैं, किसी भी प्लैनेट पर हैं, किसी भी कार में, किसी भी गाड़ी में, कितनी रफ्तार से जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास इज टोटली इंडिपेंडेंट, किसी भी चीज से उस पर मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो चेंज होता है वो हमारा वेट चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये चीज को आप एकदम ध्यान में रखिएगा दिमाग में कि क्या पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में मानव उत्सर्जित करता है। श्वसन प्रक्रिया में मानव क्या उत्सर्जित करता है, तो देखिए जब भी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है या श्वसन क्रिया जिसे हम कहते हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है कि CO2 हम लोग बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर फेफड़ों में भरते हैं, फेफड़ों में लेते हैं। ये होता है पूरी श्वसन प्रक्रिया में। तो यहां पर कौन सा है, देखिए गैसों का मिश्रण तो नहीं हो सकता, क्योंकि गैसों का मिश्रण तो इनटेक करते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जहरीली गैस है। ऑक्सीजन तो हम लोग इनहेल करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें है कौन सी नदी आपकी अरब सागर में नहीं गिरती। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो ज्योग्राफी की सीरीज में आप लोगों को बता रहा हूं, उस ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने एकदम सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से बताई हैं कि कौन सी नदी यहां पर अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूं तो देख लीजिए आप लोग, ये है हमारा अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। देखिए जो पेरियार नदी है वो यहां पर केरला से बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, पेरियार नदी। उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में भी मैंने बताया आपको, ये भी जल अपना अरब सागर में गिराती है। और फिर ये ताप्ती नदी भी जल अपना
अरब सागर में गिराती, लेकिन ये जो महानदी है, ये महानदी उड़ीसा से होकर बहती है और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। तो यहां से कौन सा सही जवाब हमारा हो जाएगा? डी विकल्प, यानी ए जो कि डी है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में कवर किया है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाकर पूरी क्लासेस देख लें। देखिए जो हमारी क्लासेस है पूरी तरीके से इसी बात पर टारगेट है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां पर पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप उनको देखेंगे तो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने फरवरी 2016 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा किए। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए भाई, जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना सन 1916 में महाराज ऑफ बनारस प्लस ट्रिपल MMM यानी मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, ए गुलजारी लाल नंदा नहीं है, मदन मोहन मालवीय, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा जो कि है ए। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगली शिफ्ट डिस्कस करेंगे। और तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े स्टडी रूफ फैमिली से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि पंचवर्षीय योजना को अब खत्म कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना 12वीं के बाद समाप्त कर दी गई है और इसकी जगह पर 3 साल प्लस 5 साल प्लस 7 साल कुल 15 साल का नीति आयोग का विजन चालू किया गया है। नीति आयोग विजन चालू किया गया है फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, और ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में जो पूछा है 2012 से 2017 का क्वेश्चन पूछा है, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये 2017 के बाद खत्म कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी, विच इज बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ इस सीरीज का एंड होता है और अगले सीरीज में हम लोग अगले आए हुए क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।